हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और दिन भर की प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से जानते हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के साथ ही हालात हर घंटे के साथ कठिन हुए, चिंताजनक बने। यूक्रेन में भारत के हजारों लोग फंसे हैं। मध्य प्रदेश के छात्र यूक्रेन के अलग अलग जगहों पर फंसे हैं। छात्र वहां MBBS की पढ़ाई करने गए, लेकिन अब उनकी जान पर बनाए। छात्रों के परिजन दिन भर परेशान होते रहे, सरकार से लगातार मदद मांगते रहे। रूस के हमले के बीच यूक्रेन के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। बिगड़ते हालात के बीच वहां हजारों की संख्या में भारतीय छात्र भी फंसे हैं। मध्य प्रदेश के भी कई स्टूडेंट्स यूक्रेन में दहशत के साए में जी रहे हैं और लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। खरगोन के बड़वा की छात्रा जानवी यादव ने एक वीडियो भेजा है, जिसमें यूनिवर्सिटी हॉस्टल से कुछ दूर अंडरग्राउंड भूमिगत मेट्रो स्टेशन में है, जहां लोग छिपे हुए हैं। थोड़ी थोड़ी देर में बम धमाके की आवाज आती है। वहीं गंज बासौदा की छात्रा सृष्टि सोनी ने भी मदद की गुहार लगाते हुए एक वीडियो भेजा है और सरकार से मदद की गुहार लगाई है। बड़वानी जिले के भी 8 छात्र छात्राएं यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं। उनके परिजन भी परेशान है। हर वक्त उनकी नजर टीवी पर होती है और वो ताज़ा हालात की जानकारी लेते रहते हैं। साथ ही फोन पर बात कर उनके हालचाल लेते रहते हैं। वहीं माताएं भी भगवान की पूजा कर अपने बच्चों की सलामती की कामना कर रही हैं। वहीं यूक्रेन में बालाघाट की मुस्कान गौतम भी है, जो MBBS की पढ़ाई कर रही हैं। उनकी मां की सांसें अटकी हुई हैं। वो अपनी बेटी की सकुशल वापसी चाहती हैं और भारत सरकार की ओर आस लगाए बैठी है। सागर के वेदांश खरे भी यूक्रेन में फंसे हैं। जिले के कलेक्टर दीपक आर्य ने वेदांश से वीडियो कॉल के जरिए बात की और उन्हें सुरक्षित वापसी का भरोसा दिया। वेदांश ने भी अपनी स्थिति के बारे में जानकारी दी। सागर से श्री वेदांश जी हैं, जो कि यूक्रेन में हैं। अभी मेरी उनसे चर्चा हुई। वो सकुशल हैं और उनके जो शासन ने जो योजना बनाई है कि उनको बस के द्वारा पोलैंड भेजा जाएगा। इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। मेरा बैच 59M. है। अभी मेरी दीपक आर्य हमारे कलेक्टर से बात हुई, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि यहाँ मेरी जो भी सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग वो मेरी मदद करेंगे। मध्य प्रदेश के लोगों की वतन वापसी को लेकर कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने कहा है कि भारत सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि सभी की सकुशल वापसी हो। भारत सरकार पूरे नज़र रखी हुई है और उन्होंने फ्लाइट्स की भी कुछ बात करी है, क्योंकि विस्तार से ये भारत सरकार का मैटर है। दूसरे देश से बच्चों को लाना, हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी और हमारे विदेश मंत्री जी पूरी घटनाक्रम पर नजर रखे हैं। हालात बेहद चिंताजनक है। ऐसे में यूक्रेन में फंसे छात्र तो परेशान है ही, यहाँ उनके परिजन भी बेहद चिंतित हैं। ऐसे में सभी की निगाहें सरकार पर टिकी हैं कि वो उनकी यूक्रेन से वापसी के लिए ठोस कदम उठाए, ताकि उनके बच्चे सकुशल घर वापस आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। यूक्रेन में मध्य प्रदेश के कई छात्र अभी फंसे हैं। ग्वालियर के शांतनु भी यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं और वो भी देश वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। परिजनों का कहना है कि हर दिन के साथ उनका टेंशन बढ़ता जा रहा है। हालांकि शांतनु अपने दोस्तों के साथ पोलैंड रवाना हो चुके हैं, लेकिन इंडिया कब तक आ पाएंगे ये फिलहाल पता नहीं। ग्वालियर के करीब 12 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। टीकमगढ़ की मानसी विश्वकर्मा भी यूक्रेन में हैं। उनके पिता भी अपनी बेटी की वापसी की राह देख रहे हैं। कटनी की सुनिधि सिंह टर्नोपिल नेशनल यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय सांसद वीरी शर्मा ने आज विदेश राज्य मंत्री P मुरलीधरन से इस विषय पर चर्चा की। रायसेन के उदयपुरा बरेली की रहने वाली 3 छात्राएं भी यूक्रेन में हैं। अंशी, शिवी पारिक दोनों बहनें कीव यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में फंसी हुई हैं। शची शर्मा भी सरकार से मदद की गुहार लगा रही। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने इस पर चिंता जाहिर की और सकुशल वापसी के लगातार प्रयासों के बारे में दावा किया।
पोलैंड तक आ गए हैं और 20 किलोमीटर पहले उन्होंने गाड़ी छोड़ दी थी। उनका एक यूक्रेनियन फ्रेंड उनको छोड़कर गया है बाय कार। सर जो भी कार्रवाई करनी है, जी बहुत सारे बच्चे हैं और सभी फंसे हुए हैं, तो यही कहना चाहती हूँ कि जो भी एक्शन लेना आप जल्दी कीजिए। वहाँ के हालातों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बच्ची जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए, घर वापस आ जाए सकुशल। सरकारी कोई फ़ोन आया अभी आपके पास? जी हाँ, मेरी भोपाल से फ़ोन आया था चीफ सेक्रेटरी सर का, और मध्य प्रदेश भवन दिल्ली से ही फ़ोन आया था। जो मेडिकल की छात्रा वहां पर अध्ययन करने के लिए गई है, उसके बारे में जैसे ही मुझे जानकारी मिली, मैंने विदेश राज्य मंत्री आदरणीय वी मुरलीधरन जी से बात की। उन्होंने तत्काल मुझे मैसेज भी कन्वे किया, उसका डिटेल हमने उनको दिया है। उन्होंने आश्वस्त किया मुझे फ़ोन करके, और मैसेज भी उनका आया है कि सारे भारतीयों को तत्काल सुरक्षित वापस लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत सक्रियता के साथ और हम सब लोग लगे हैं। रायसेन जिले के भी हैं, हमने जिला कलेक्टर से भी बात की है कि उनके परिजनों से बात करें, और जिनसे संभव हो सकता है उनसे मैं भी बात कर रहा हूं। कल हमारे विदिशा की एक डिपार्टमेंट की सिस्टर थी, उनकी बच्ची का मैंने सोशल मीडिया पे मैंने पढ़ा था, तो उनसे मैंने बात की। फिर मैंने बच्ची का नंबर लिया, फिर बच्ची से मैंने यूक्रेन में कीव में उनसे मैंने बात की। भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की 2 दिन तक चली मीटिंग आज खत्म हो गई। 2 दिन की बैठक में समर्पण निधि अभियान, बूथ विस्तारक अभियान और कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शती वर्ष में आयोजनों को लेकर चर्चा हुई। संगठन ने बूथ विस्तारक अभियान में मुंह दिखाई तक सीमित मंत्रियों पर और 5 दर्जन से ज्यादा विधायकों की जमकर क्लास ली। संगठन ने ऐसे नेताओं को दो टूक कहा कि या तो संगठन के हिसाब से सक्रिय हो जाएं या फिर आराम ही कर लें। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने संगठन को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि मंत्री को जिलाध्यक्ष की बात माननी पड़ेगी। बैठक में पार्टी संगठन की ओर से बूथ विस्तारक अभियान के अलावा समर्पण निधि का रिपोर्ट कार्ड भी रखा गया। इस दौरान इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, वीरेंद्र कुमार खटीक भी मौजूद थे। कांग्रेस ने बैठक को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। बूथ विस्तारक अभियान का शेष बचा हुआ जो काम है उसको लेकर समर्पण निधि को एक व्यापक तौर पर हर बूथ पर कार्यकर्ता समर्पण करें, इसका हमारा जो व्यापक अभियान है उसकी तैयारी भी चली है, और इस दिशा में हर प्रकार के कामों की दृष्टि से बैठकें संपन्न हुई। जो इवेंट मैनेजमेंट चल रहा है, जो 1 दिन या 2 दिन पता लगा था कि बूथ विस्तारक पे गए बड़े नेता, मुख्यमंत्री चले गए, अध्यक्ष जी वी.डी. शर्मा जी चले गए। भोपाल में एक जगह उन्होंने अपना बूथ विस्तारक पेज पे नाम लिखवा लिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ये टाइम फिश है इनका, ये बूथ विस्तारक मामला। हम लोग लगातार जान रहे हैं, कल रात के 9 बजे तक हम बूथों पे घूमे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जबलपुर दौरे पर रहे। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल का आकस्मिक निरीक्षण किया और सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। इस दौरान यूक्रेन में फंसे मध्य प्रदेश के छात्रों को लेकर मीडिया से बात करते हुए मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्र सरकार के संपर्क में हैं। मध्य प्रदेश के बच्चों की वतन वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। 2 छात्रों को मध्य प्रदेश लाया भी गया। मिश्रा ने दावा किया कि जो विद्यार्थी यूक्रेन में हैं उन सभी के नाम और नंबर ट्रेस कर लिए गए। सरकार उनके संपर्क में है। जैसे ही फ्लाइट आएगी, प्रदेश की हर फ्लाइट में मांग के मुताबिक मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को उनके गृहनगर लाया जाएगा। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो लिखित में झूठ बोलती है। आज़ादी के भारत के अमृत महोत्सव में इस तरह से वीरों को पूजने का, वीरों को स्मरण करने का जो क्रम था, उसमें पूरा जीवन, कण कण शरीर का और क्षण क्षण जीवन का उन्होंने भारत माता को अर्पित किया। इसलिए उस माटी को नमन करने आया था, पुष्पांजलि करने। भिंड में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली के मंच में पहली बार कतार में बैठने को लेकर मिर्ची बाबा और कांग्रेस विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह के बीच विवाद अब सुलझता दिख रहा है। विवाद बढ़ने के बाद आज कांग्रेस नेताओं के आग्रह पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के आवास पर मिर्ची बाबा और गोविंद सिंह के बीच में सुलह हो गई और इसके बाद मिर्ची बाबा गोविंद सिंह की तारीफ करते नजर आए।
वहीं गोविंद सिंह का कहना है कि वो संत महात्माओं का पूरा सम्मान करते हैं। कुछ लोगों ने गलत फहमियों को पैदा किया, लेकिन चर्चा कर उनसे कहा उनको तकलीफ हुई, मैं खेद व्यक्त करता हूं। गुरुवार को मिर्ची बाबा ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की थी और बाहर निकलकर गोविंद सिंह के ऊपर काफी गुस्सा प्रकट किया था। देखिए, कोई नाराजी नहीं है और मंच का एक विषय था तो जाने आने का जैसा भी चिंतन था। और गोविंद सिंह लाडले हैं, स्नेह रखते हैं और क्षमा बढ़ने को चाहिए, छोटों को उत्पात। नरोत्तम भी स्नेह रखते हैं, गए थे, सामान्य चर्चा हुई थी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं संत महात्मा का पूरा सम्मान करता हूँ। महाराज जी मेरे ज़िले के ही हैं, तो इस ज़िले के नाते भी उनका सम्मान, हम सभी किसी व्यक्ति का भी अपमान नहीं करते। कुछ गलतफहमियाँ कुछ लोगों के द्वारा पैदा की गई थी। हमने महाराज जी से चर्चा करके हमने कहा अगर उनको कुछ कष्ट है तो उसके लिए हम खेद व्यक्त कर रहे हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की, जिसके बाद मध्य प्रदेश और बाकी के राज्यों में भी इस व्यवस्था को, इस पेंशन को बहाल करने की मांग तेज हो गई। केंद्र सरकार की पहल के बाद में राज्यों ने साल 2004 से पुरानी पेंशन योजना को बंद किया, जिसमें कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट से पहले आखिरी तनख्वाह की आधी पेंशन साल में 2 बार महंगाई भत्ते के साथ मिलती थी। पेंशनर्स की मौत के बाद उनके आश्रितों को भी पेंशन का लाभ मिलता था, लेकिन साल 2004 के बाद सरकारी नौकरी ज्वाइन करने वालों के लिए मध्य प्रदेश में नई पेंशन स्कीम लागू हुई, जिसमें ना तो निश्चित पेंशन की गारंटी होती है और ना ही पेंशनर की मृत्यु के बाद आश्रितों को पेंशन ही मिलती है। जबलपुर में प्रदेश के वरिष्ठ कर्मचारी नेता कमलेश तिवारी ने राजस्थान सरकार के फैसले का स्वागत किया और मध्य प्रदेश समेत सभी प्रदेश में पुरानी व्यवस्था को बहाल करने की मांग की। मध्य प्रदेश के 2,85,000 शिक्षक, 1.5 लाख संविदा कर्मी, 48,000 स्थायी कर्मी समेत शासकीय कर्मचारी अंशदायी पेंशन यानी नेशनल पेंशन स्कीम की जगह पुरानी पेंशन को लागू करने को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इस पर सियासत भी जमकर हो रही। पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के जिन जिन राज्यों में पुरानी पेंशन नहीं मिल गई थी, एनपीएस की पेंशन मिल गई थी, वहाँ के कर्मचारी बड़े खुश हैं कि जब राजस्थान सरकार ये काम कर सकती है तो मध्य प्रदेश में जो शासन है, मध्य प्रदेश की जो सरकार है, वो इस व्यवस्था को लागू क्यों नहीं कर सकती। हर्ष इसलिए व्याप्त है कि अब रिटायरमेंट के बाद में जीवन का एक सहारा है, पेंशन बहुत बड़ा सहारा है। और जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन ऐसा होना चाहिए रिटायरमेंट के समय, संध्या काल के समय, कि आनंददायी होना चाहिए, तो इस पेंशन से जो है आदमी को भीख जैसे गुजारा नहीं करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर पुरानी पेंशन 2005 के पहले जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिसमें बैन लगा दिया था वो लागू होना चाहिए और कर्मचारी को राहत मिलना चाहिए भाई। और हमारा तो ये कहना है कि जो कर्मचारी जो 62 साल से 2-4 साल पहले काम करने की स्थिति में नहीं है, उसके बच्चे को अनुकंपा नियुक्ति दे दो। कांग्रेस की मांग उठाने की आवश्यकता क्या है, जिनने खुद ने कुछ कर्मचारियों के लिए नहीं किया। जो उन्होंने कर्मचारियों को जो कहा वो एक भी चीज पूरी नहीं की, उसको सवाल उठाने का ही अधिकार नहीं है। भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को वीडियो कॉल के जरिए ब्लैकमेल करने की कोशिश के मामले में गिरफ्तार आरोपी ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक राजस्थान के मेवात इलाके के 17 गांव के युवक पहले देश भर में खुदाई के दौरान मिले सोने का झांसा देकर ज्वेलर्स को चूना लगाते थे, लेकिन वक्त के साथ इन लोगों ने अपना तरीका बदला। पूछताछ में पता चला कि जेल में बंद कैदियों से आपसी बातचीत के बाद इन लोगों ने ऑनलाइन ठगी में हाथ आजमाना शुरू किया। लोगों को अश्लील वीडियो कॉल कर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। सांसद प्रज्ञा ठाकुर को अश्लील वीडियो भेजकर ब्लैकमेल करने की कोशिश करने वाला आरोपी वारिस खान और उसका छोटा भाई रवीन खान राजस्थान के भरतपुर जिले के रहने वाले। ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आने पर साइबर सेल ने पड़ताल की, जिसके बाद यह खुलासा हुआ। फिलहाल दोनों को जेल भेज दिया है। मेवात के आसपास के एरिया हैं, इसके रहने वाले हैं ये लोग। अभी की स्थिति में 17 गांव उन्होंने बताए हैं, जिसमें 17 गांव के सभी लोग इसी ठगी में जो है लगे हुए हैं। जी, दरअसल 2 लोगों को जो है हमने जेल भेज दिया है। आगे जो इन्होंने बताया है वो लगभग 17 गांव बताए हैं और साथ ही साथ 1-2 व्यक्ति का नाम बताया है जो कि फर्जी सिम और पासबुक वगैरह उपलब्ध कराते हैं। उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और प्रयास करेंगे कि उनकी भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो।
चंबल में एक बार फिर से डकैत सक्रिय होने लगे। मुरैना के सिहोनिया के बाबरीपुरा गांव में डकैत गिरोह ने किसान राधेश्याम सैंथिया को पहले अगवा किया और फिर जमकर मारपीट की। वारदात की जानकारी पुलिस को जैसी लगी, पुलिस तत्काल एक्शन में आई, मौके पर पहुंची। पुलिस की फायरिंग के बाद डकैत घबराकर भाग गए। जवाबी फायरिंग करते हुए किसान राधेश्याम को खेत में छोड़कर ही वे फरार हो गए। पुलिस ने किसान को जिला अस्पताल में भर्ती किया। किसान ने बताया डकैतों की संख्या 12 थी, उनके साथ एक महिला डकैत थी और ये राजस्थानी बोली बोल रहे थे। डकैतों की हरकत से ये अंदाजा लगाया गया कि डकैत किसी को अगवा कर वसूली की फिराक में थे। महिला डकैत का साथ होना, सक्रिय होना चिंता की बात है। किसान के बयान के बाद डकैतों की खोजबीन की जा रही है। हमारी टीमें लगातार काम कर रही है, साइबर की टीम भी लगी हुई है इस पे, और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी बहुत आवश्यक है कि इसमें इस तरह की यदि अफवाह है तो फिर अफवाहों पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें। इसमें भी जो 2 लोग थे जो लेकर के गए थे, जैसा कि उसके द्वारा बताया जा रहा है, तो ऑलरेडी उसमें साइबर की टीम काम कर रही है, हम लोग पकड़ लाएंगे उनको। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र की गणेश धाम कॉलोनी में अवैध संबंधों के चलते एक महिला ने अपने पति के टुकड़े टुकड़े कर घर के पीछे दफना दिया। इसके बाद गुमशुदगी दर्ज कराकर पुलिस के साथ अपने पति कृष्णेंद्र उर्फ बबलू जादौन को ढूंढने का ड्रामा भी करती रही। उसके इस ड्रामे का खुलासा तब हुआ जब महिला के नशेड़ी बेटे ने नशे में अपने दोस्त के सामने पिता की हत्या का राज उगल दिया। बात पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने बगैर जानकारी लिए महिला सुनीता को हिरासत में लिया। खुलासे के बाद पुलिस ने जेसीबी की मदद से मृतक का शव बरामद किया। मामले में पुलिस ने हत्यारिन पत्नी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, बाकी की तलाश जारी। उसने अपने साथी रिजवान और उसका एक दोस्त भैयू के साथ मिलके अपने पति की हत्या की है और फिर लाके शव को यहाँ गाड़ा है। मतलब मुख्य आरोपी जो है सुनीता, वो भी है पास में, और उसका जो लड़का है, बड़ा लड़का 19 साल का प्रशांत, वो भी हिरासत में। जो 2 संदेही हैं उनकी तलाश में हमारी टीमें गई हुई हैं। विदिशा में आपसी विवाद को लेकर के कुछ लोगों ने एक वकील की पीट कर हत्या कर दी। ये घटना सिरौंज इलाके की, जहां जमीन को लेकर वकील का परिवार के सदस्यों से विवाद चल रहा था। विवाद इतना बड़ा कि कल देर रात कुछ लोगों ने मिलकर डंडे से पीटकर वकील की हत्या कर दी। इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है, जिसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 2 फरार आरोपियों की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश में लगातार लुटेरी दुल्हन की खबरें सामने आ रही हैं। एक और मामला सामने आया छतरपुर के राजनगर थाना इलाके के दलपतपुरा में। 17 की रहने वाली एक युवती के साथ सोनल लाल की शादी हुई। शादी के अगले दिन दुल्हन ने अपने पति से 1 मोबाइल और सोने की जेवरात की मांग की। दूल्हे ने उनके पिता ने 1.5 लाख रुपए का कर्ज लेकर दुल्हन को नया मोबाइल दिलाया। 1.5 लाख रुपए में जेवरात खरीदने के लिए भी दिए। कुछ दिन बाद युवती का एक भाई आया और दुल्हन के साथ पैसे जेवरात लेकर फरार हो गया। और जब पत्नी नहीं लौटी तो दूल्हे ने अपने परिवार के साथ थाने में इस दुल्हन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। एसपी ने पूरे मामले में जांच कर कार्रवाई की बात कही। मेरे साथ शादी के नाम पे धोखाधड़ी हुई। वो आया जिसने मेरी शादी करवाई थी और मेरी घरवाली को लेकर साथ में और भाग गया, और साथ में जेवर और 1.5 लाख रुपए कैश। इसमें जो मिडलमैन था उसके द्वारा भी 10,000 रुपये जो लड़के वाले उनसे लिए गए। इसमें सबसे पहले हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि जो शिकायत है उसकी जांच कर ली जाए कि वाकई में उसकी पत्नी थी या फिर कोई कौन वुमेन थी, और जो भी तथ्य निकल के आते हैं उसके बाद फिर विधि सम्मत कार्रवाई इसमें की जाएगी। ग्वालियर एयरपोर्ट के विस्तार का काम तेजी से जारी है। सितंबर 2023 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा है। नए एयर टर्मिनल की बाउंड्री वॉल बनाने का काम जारी है। इस बीच मुख्य भवन के लिए भी टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दिल्ली मुख्यालय से टेंडर लगाए गए। 1 अप्रैल को पहले चरण में 274 करोड़ का टेंडर खोला जाएगा। टेंडर का दूसरा चरण 12 अप्रैल को रहेगा। खास तौर पर नए एयर टर्मिनल यात्रियों को ग्वालियर चंबल संस्कृति की झलक इसमें देखने को मिलेगी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसके लिए विशेष तौर के ऊपर निर्देश जारी किए। नए एयर टर्मिनल के लिए केंद्रीय आलूज अनुसंधान से 143 बीघा जमीन लिए। बीजेपी का कहना है प्रोजेक्ट में हैंगर, पार्किंग समेत अन्य अत्याधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। वहीं कांग्रेस को ये प्लान केवल हवाबाजी लगता है।
और अब सिंधिया जी रेल मंत्री हैं, उसके लिए कोशिश भी बहुत पहले से हो रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस सब परिस्थिति में वो काम जल्दी होगा और बहुत अच्छा एयरपोर्ट ग्वालियर में बनेगा। एयरपोर्ट का विस्तार किया जाना अच्छा बात है, ठीक बात है। हम आगे के लिए बढ़ रहे हैं, आवागमन की सुविधा हो जाएगी। जिन किसी ने ये हमारे सिंधिया जी कर रहे हैं, इनसे कहो कि मध्य प्रदेश की जो सड़क परिवहन है, कभी उन बसों पर तो बैठ के देखें जो ग्रामीण इलाकों में जाती हैं, जिसमें देश का गरीब आदमी बसों में बैठ के जाता है। भोपाल में बढ़ते ट्रैफिक जैम से निजात दिलाने के लिए कुछ ट्रैफिक सिग्नल्स को सिंक्रोनाइज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ATCS के शुरू हो जाने के बाद अपेक्स बैंक तिराहे से गोविंदपुरा टर्निंग तक 4.5 किलोमीटर की दूरी को सिर्फ 11 मिनट में तय किया जा सकेगा। इसके लिए गाड़ी की रफ्तार करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। अब तक इस दूरी को तय करने में 7 सिग्नल पार करते हुए 18 मिनट का वक्त लग जाता है। सहमति के बाद स्मार्ट सिटी ने करीब 19 करोड़ के इस प्रोजेक्ट का काम टेक्नोसिस कंपनी को दिया है। 22 स्थानों पर ITMS पहले से लगा है और ATCS के साथ इसे जोड़ा जाएगा। 6 महीने के भीतर पहले चरण में 32 स्थानों पर ATCS लगाया जाएगा और इसके लिए शहर को 5 कॉरिडोर में बांटा गया है। कि आप एक ट्रैफिक सिग्नल से निकलते हैं, क्योंकि दूरी कम है तो दूसरे ट्रैफिक सिग्नल पे जाके फंस जाते हैं। इस संबंध में जो संबंधित एजेंसी है उनके द्वारा जो है वर्क ऑर्डर्स किए गए हैं और सिग्नल रिपेयर का काम चल रहा है। और साथ ही साथ में क्योंकि ये एक ही वर्क एजेंसी इस पे काम करेगी, तो प्रयास ये किया जा रहा है कि जो एक रूट पे सिग्नल्स पड़ रहे हैं उनको सिंक्रोनाइज किया जा सके, ताकि हम कम से कम समय में उस रूट पर ट्रैवल कर सकें और सबके लिए सुगम भी होगा और समय की बचत भी होगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप लगातार देखते रहें IBC 24। नमस्कार।